अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में आज महिलाओं का सम्मान रखा गया था। लेकिन आज बिहार विधान परिषद में कहीं न कहीं दो ऐसी घटना हुई है जिससे महिलाओं का अपमान ही हुआ है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसका पति यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका पति जब गिर गया था, टूट गया था, तब इसको मुख्यमंत्री बनाया। निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं राबड़ी देवी का अपमान जरूर हुआ। दूसरी घटना यह हुई कि जब जदयू की एमएलसी रीना यादव अपनी बातों को यानी सरकार की उपलब्धियों को सदन के अंदर रख रही थी, उसी समय आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने बीच में ही कहा कि मुख्यमंत्री का चापलूसी करना बंद कर दो। उसके बाद रीना यादव जो है वह भावुक हो गई और सदन के अंदर ही रोने लगी और उसके बाद पूरा जो जदयू कुनबा था उन्होंने कहा महिला प्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठा विवाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सुलझा लिया गया है। दरअसल कल महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए थे। इस बैठक में क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। दरअसल कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने यह बात कहकर खलबली मचा दी थी कि महागठबंधन का नेता चुनने का निर्णय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी लेंगे और उन्होंने ये भी इशारा किया था कि चुनाव के बाद इस बात पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कल हुई महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा गया है कि इस तरीके के बयानों से कहीं न कहीं कन्फ्यूजन पैदा होगा और इसका असर पड़ेगा चुनाव परिणाम पर। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि तेजस्वी यादव सामान्य रूप से महागठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज शिवसेना यूबीटी के विधायक अनिल परब के खिलाफ आंदोलन किया। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अनिल परब ने विधान परिषद में कहा था कि जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने तकलीफ दी थी उसी प्रकार की तकलीफ उन्हें भी दी गई, क्योंकि शिवसेना यूबीटी छोड़ने के लिए उन पर दबाव था, लेकिन वो किसी के सामने झुके नहीं। यानी अनिल परब ने खुद की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज से की। इसके बाद आज सुबह ही शिवसेना के और बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य सीढ़ियों पर आए और उन्होंने सदन शुरू होने से पहले बाहर हंगामा किया। इसके बाद सदन के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना बीजेपी के विधायकों ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायक मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से अबू आजमी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया था, वैसे ही अनिल परब को भी पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जारी सियासत के बीच अब मुगल शासक के कब्र को हटाने की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगे है। भाजपा नेता उदयनराजे भोसले ने भी सरकार से मांग की है कि औरंगजेब के कब्र को रखकर कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि वो लूटने आया था, चोर था, उसका महिमा मंडन क्यों करने का? जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं क्या उसके वंशज हैं क्या? अगर हैं तो ले जाओ अपने घर पर उसकी कब्र को रखो, नहीं तो औरंगजेब जहां से आया था तुम भी देश छोड़कर चले जाओ। इसके पहले औरंगजेब को लेकर जारी बहस के बीच हिंदू सेना ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि मुगल शासक को क्रूर घोषित किया जाए। इसके साथ ही औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में बहा दिया जाए। भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा, मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस तरह से औरंगाबाद का नाम बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया, जिस तरह से अबू आजमी को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ठीक उसी तरह से औरंगजेब की कब्र को भी तोड़कर हटा देना चाहिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली के कई हिस्सों का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं जहां खड़ा हूं एक केंद्रीय मंत्री का घर है। कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में राज्य मंत्री हैं और इनका जो एड्रेस है ये 8 तुगलक लेन था, जिसे उन्होंने अब स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया। हालांकि नीचे ब्रैकेट में उन्होंने तुगलक लेन जरूर लिखा और ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, बगल में दूसरा आवास भी मैं आपको दिखाता हूँ।
सामने दिनेश शर्मा का आवास है, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। ये दिनेश शर्मा का घर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मकान का नंबर है 6। शिवाजी स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा गया, उसके नीचे भी तुगलक लेन लिखा गया है सीधे तौर पे। और ये सिर्फ इस इलाके में कई सारे ऐसे घर हैं जो खासकर बीजेपी सांसदों से संबंधित है, बीजेपी के मंत्रियों से संबंधित हैं। उन घरों के नाम बदले गए हैं, यानी नाम बदलने की जो एक राजनीति पिछले कुछ समय से चल रही थी। इससे पहले आपको याद होगा औरंगजेब रोड का नाम भी बदला गया था और अब्दुल कलाम रोड और अब्दुल कलाम लेन उस रोड का नाम रखा गया था। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बसपा प्रमुख मायावती अब राजनीतिक लिहाज से पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई हैं। एक तरफ जहां वो पार्टी के पुराने नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। दरअसल हाल फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के भीतर हुई कार्रवाई के बाद अब मायावती पूरी तरह से पार्टी मूवमेंट को लेकर गंभीर हो गई हैं। हाल में जिस तरह से बसपा से पहले पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया, उसके बाद खुद के भतीजे आकाश आनंद को भी मायावती ने पहले पद से हटाया, फिर पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद अपने भाई आनंद कुमार को भी एक पद पर कर दिया। इस घटनाक्रम के बीच मायावती ने हाल ही बसपा के पुराने नेता और एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह से घर जाकर मुलाकात की है। इसके अलावा कई और नेताओं से भी मायावती की मुलाकात बताई जा रही है और आगामी 15 मार्च को काशीराम जयंती के बड़े आयोजन को लेकर मायावती खुद फील्ड में उतर गई हैं। एक तरफ मायावती जहां कार्रवाई के माध्यम से निचले स्तर तक सख्त संदेश देना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की कमान खुद हाथों में लेने के बाद अब वो पार्टी में चुनावी गतिविधियों को भी तेज कर रही हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण गुजरात के दौरे पर, तो वहीं गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यालय में शुरू किया बैठकों का दौर। गुजरात में अपनी जड़ों को मजबूत करने और 2027 के चुनाव को बीजेपी की कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अप्रैल महीने में राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में रखा है। भावनगर में 1961 में हुए अधिवेशन के 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने बड़े नेताओं के साथ छोटे कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्षों से भी बात करनी शुरू की है। बीजेपी के गढ़ गुजरात को भेदने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल भी व्यूह रचना में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद कांग्रेस के संगठन में नए प्रयोग के साथ गुजरात इकाई में बदलाव भी होंगे। राहुल गांधी करीब 8 महीने बाद गुजरात में है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही प्रधानमंत्री का गुजरात का ये दूसरा दौरा है। पीएम आज सूरत के लिंबायत इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम सूरत से 3 किलोमीटर के रोड शो में भी शामिल होंगे। सूरत में जनसभा के बाद पीएम खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की शुरुआत करेंगे और व्यक्तिगत रूप से 15 लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य किट देंगे। अगले दिन 8 मार्च को नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाने वाली है। माना जा रहा है आज या फिर कल सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में आने हैं उसको लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और आधिकारिक तौर पर एक घोषणा भी हो जाएगी। कैबिनेट नोट इस बाबत तैयार भी हो चुका है और 8 मार्च यानी कल इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। वहीं 10,000 महिलाओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें औपचारिक तौर पर यह ऐलान होगा कि 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में किस तरीके से पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके से ही शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि स्क्रूटिनिटी कर दी गई है, 8 से 10 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जो सरकारी नौकरी में होगी या जिनका इनकम टैक्स कटता होगा, जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम होगी, वो सब महिलाएं जो है वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक फिलहाल चल रहे हैं, उनमें से 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। इसी पर पलटवार करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली की जरूरत के हिसाब से इन मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया था और इन मोहल्ला क्लिनिकों में लगभग दिल्ली के 75,000 लोगों का प्रतिदिन इलाज चलता है। साथ ही अगर 250 मोहल्ला क्लिनिक फिलहाल बंद हो जाएंगे तो इसे दिल्ली की जनता के साथ में ये अन्याय होगा, क्योंकि इन मोहल्ला क्लिनिकों में तमाम तरीके की दवाई फिजिशियन से लेकर के 365 ऐसे टेस्ट हैं जो इन मोहल्ला क्लिनिकों में किए जाते थे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पर चल रहे इन मोहल्ला क्लिनिकों से काफ़ी फ़ायदा होता था।
जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने इन मोहल्ला क्लिनिकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तैयार किया था, लेकिन अगर बीजेपी आते ही इनको बंद कर दिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी इस बात पर सवाल उठा रही है कि दिल्ली की जनता के साथ ये सरासर अन्याय होगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री आज तमिलनाडु में है और उन्होंने तमिलनाडु में जो भाषाई युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर एक बार फिर से पलटवार करने की कोशिश की है। उन्होंने आज एक सरकारी कार्यक्रम यानी कि सीआईएसएफ के रेसिंग डे के मौके पर कहा है, मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में तमिल भाषा का इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाए। दरअसल में इस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए क्योंकि पिछले हफ्ते ही जब वो कोयम्बटूर में थे एक कार्यक्रम में तो उन्होंने एक बात कही थी कि 2026 में एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद उस दौरे के बाद से तमिलनाडु और अगल बगल के राज्यों में हलचल मच गई थी क्योंकि उसके बाद ही तुरंत स्टालिन का बयान आया था। दो महत्वपूर्ण बयान आए थे कि हिंदी भाषा मतलब दक्षिण भारत में थोपने की केंद्र कोशिश कर रहा है जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से, और दूसरा परिसीमन पर सवाल खड़े किए गए थे कि परिसीमन के तहत सीटें कम कर दी जाएंगी। तो उसी समय से राजनीतिक हलचल मच गई। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज पहले दिन ही हरियाणा के गवर्नर ने अपने अभिभाषण में बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है और किस तरह से हर एक वर्ग का ध्यान भी रखा जा रहा है। और वहीं पर इस बार पहली बार होगा कि जब नायब सिंह सैनी अपना बजट पेश करेंगे और सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी को लेके के हरियाणा विधानसभा में अगला कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनने जा रहा है। बेशक इसी पर तंज कसते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हरियाणा विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। लेकिन वहीं पर कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जल्दी ही पार्टी आलाकमान तय कर लेगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में आज बजट पेश किया। इस बजट में जो मुख्य तौर पर बातें कही गई हैं उसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी एएवाई को। यानी जो जम्मू कश्मीर की जनता ये देख रही थी कि आने वाले बजट में जो बजट पेश किया जाएगा इसमें उन्हें 200 यूनिट बिजली की सौगात मिलेगी, लेकिन वो फिलहाल उन्हें नहीं मिली है क्योंकि इसका फायदा सिर्फ एएवाई को मिलेगा। उसी के साथ जो एएवाई के जो बेनिफिशियरी हैं उनके मैरिज असिस्टेंस को भी बढ़ाया गया है, 50,000 से 75,000 किया गया है। जम्मू कश्मीर की महिलाओं को 1 अप्रैल से ई बसेस और तमाम सरकारी बसों में ट्रैवल की मुफ्त सुविधा मिलेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार का ये कहना है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं हम उसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन ना तो डेली वेजर्स की कोई बात रखी गई और ना ही अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इसको बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे देश में इस मौके पर जश्न की तैयारी है, लेकिन उड़ीसा में महिलाओं के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कई हजार महिलाएं उड़ीसा से गायब हैं। उड़ीसा में विपक्षी दल कांग्रेस ने पिछले साल जून में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि का आरोप लगाते हुए 10 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कांग्रेस की उड़ीसा इकाई के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने आरोप लगाया कि भाजपा के सरकार बनने के बाद राज्य में कोई शासन नहीं है और इस अराजकता से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने मोहन चरण मांझी की नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में हर दिन कम से कम 7 महिलाओं को किसी न किसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर कानून का शासन होता तो स्थिति अलग होती। चूँकि महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा से आती हैं, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति का दरवाजा भी खटखटाएंगी। नमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां लगातार देखी जा रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के यहाँ मद्देनजर यहाँ के राज्यपाल जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया था कि यहाँ पे जो लोग थाने से बंदूकें, गोलियां जो लूट कर लेके गए थे वो सारे थाने में लाकर सरेंडर कर दें। करीबन यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे बम, गोले, जो भी सारी चीजें थी
थानों में सरेंडर किया गया था, लेकिन आज से पुलिस वहां पे कार्रवाई किया जा रहा है। यानी जिन लोगों ने सरेंडर अभी तक नहीं किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह का राज्यपाल की तरफ से आदेश आया था और आज से जगह जगह पे सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों के पास ऐसे जो बंदूक अवैध तरीके से है, गोलियां अवैध तरीके से यदि बरामद किया जाता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में किया था कि आज के दिन से पूरे इलाके में शांति बहाल हो, बैरिकेड कोई वहां पे किस तरह का रोड को न करे, यहाँ मिছিল रैलियां न निकाला जाए और पूरे मणिपुर में शांति बहाल हो। तो कह सकते हैं कि आज से पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद हुआ है और जगह जगह पे भी कार्रवाई किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, News24। गुलाबी शहर जयपुर में आई अपने अंदाज और अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संबल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जुम्मा साल में 52 बार, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। सीओ अनुज चौधरी ने कोतवाली की पीस कमेटी की बैठक में कहा, मेरा सीधा साफ ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय से कि किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। अगर निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए और सब भाई हैं, एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस दिन मुस्लिम पूरे साल में ईद का त्योहार का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का इंतजार साल भर करते हैं। होली का रंग डाल के मिठाई खिला करके बुरा न मानो होली कह करके मनाई जाती है। ईद में भाई सेवैयाँ बनाते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम आप एक दूसरे का सम्मान करें। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ News24। शहीद वसीस गद्दार को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते कल भी इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और अब ये लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच चुकी है। आज जम्मू में भाजपा जनता युवा मोर्चा की ओर से जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उनके साथ राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से भी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने महाराजा को डिक्टेटर बताया है। वहीं शहीद और गद्दार कहे जाने पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 13 जुलाई 1931 में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने के लिए उस दिन छुट्टी की मांग पर अड़ी है। तो बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा था कि वो गद्दार हैं। आज पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कश्मीर घाटी में इसको लेकर विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। लगातार देखा जा रहा है कि ये मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, News24 जम्मू। आखिर कैसे पढ़ेगा गुजरात? गुजरात के 327 स्कूलों में सभी क्लास के विद्यार्थी महज एक कमरे में पढ़ रहे हैं और वहीं स्कूली बच्चों से जूते धुलवाने और शौचालय साफ करवाने के वीडियो से हुआ विवाद। गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 327 सरकारी प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक ही कमरे में संचालित हो रहे हैं। इसमें अगर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल की जाए तो ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, जबकि राज्य के 3 जिलों में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है। जानकारी मौजूदा बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शैलेश परमार की तरफ से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी है। मंत्री जी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इन स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या कम है और जमीन की उपलब्धता में भी दिक्कत है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इसी सत्र में ये जानकारी भी सामने आई कि राज्य के सौराष्ट्र में अकेले 3 जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में 2295 शिक्षकों की कमी है, जिनमें से जामनगर में 818 और देवभूमि द्वारका में 1266 शिक्षकों की कमी है। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े एक वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूली छात्र जो है वो जूते धो रहे हैं और शौचालय साफ कर रहे हैं। ये वीडियो दाहोद जिले का बताया जा रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर फिलहाल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कैमरा साथ भुवनेश्वर सिंह, अहमदाबाद, News24। घाटी में हाल में हुई बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में सबसे अधिक बर्फबारी देखी गई है और बर्फबारी के तुरंत बाद अब जिस प्रकार से मौसम खुलने लगा है, हल्की हल्की धूप देखी जा रही है, उसके चलते पिछले 2-3 दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों की घटना बढ़ गई है। यहाँ आज भी सरबल इलाके में एक बड़ा बर्फीला तूफान देखा गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि इन बर्फीले तूफानों के दौरान कोई भी हताहत अभी तक
नहीं हुआ है और प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से भी घाटी के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों तक बर्फीले तूफानों की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा गया है कि वो खासतौर पर गांदरबल, बारामूला और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के उन पहाड़ी इलाकों की तरफ ना जाए जहां पर अक्सर बर्फीले तूफान और इस तरह के स्नो एवलांचेस देखे जाते हैं, ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।